नमस्कार बच्चों, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था सेवाल, जो अपनी किताब का नाम भी सेवाल है, सेवाल फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। तो अपने जो पहले अपने टॉपिक कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो अपना सेवाल के बारे में, जनन के बारे में चल रहा था, अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन। इसके अंदर अपने पहले तो कर चुके हैं जूस्पोर के द्वारा, जूस्पोर के द्वारा जिसे बोला जाता है एचएल बीजाणु के द्वारा। दूसरा अपना हो गया था एप्लेनोस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स द्वारा जिसे बोला जाता है एचएल बीजाणु। जूस्पोर होते हैं वो चल बीजाणु होते हैं, एप्लेनोस्पोर होते हैं वो एचएल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु और एचएल बीजाणु में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो चल बीजाणु होते हैं उसके ऊपर फ्लैजिला पाई जाती है, कशाबिकाएं होती है जो पानी के अंदर गति कर सकती है। लेकिन एप्लेनोस्पोर क्या होता है कि इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं पाई जाती और वो गति नहीं कर पाते। तो इन दोनों के द्वारा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब अपने नया टॉपिक है सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर। सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर। ये हिप्नोस्पोर क्या होता है? ये हिप्नोस्पोर बिल्कुल एप्लेनोस्पोर की तरह ही होते हैं। हिप्नोस्पोर किसके समान होते हैं? एप्लेनोस्पोर के समान होते हैं। ये एचएल प्रकृति के होते हैं, समझ गए? ये पानी में गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चों, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि जब दोनों एक जैसे होते हैं तो दोनों के जनन में अंतर क्या होता है? तो अंतर बच्चों ये होता है कि हिप्नोस्पोर एप्लेनोस्पोर के अंदर मेन अंतर ये है कि एप्लेनोस्पोर जो एचएल बीजाणु होते हैं, कौन से होते हैं? एचएल बीजाणु, एचएल बीजाणु होते हैं। जबकि होते ये भी एचएल बीजाणु होते हैं, एचएल बीजाणु। दोनों में अंतर ये होता है कि जब एप्लेनोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एचएल बीजाणु डायरेक्ट अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। लेकिन हिप्नोस्पोर के अंदर क्या होता है कि जब ये कोई बीजाणु उत्पन्न हो गए, जैसे एप्लेनोस्पोर है, ये बीजाणु जब उत्पन्न हो गया तो ये वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करेगा। लेकिन हिप्नोस्पोर के ऊपर क्या होगा? एक वाल का निर्माण हो जाता है, एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। हिप्नोस्पोर के ऊपर क्या होता है? एक वॉल का निर्माण हो जाता है, एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। और जो ये वॉल होती है ये इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। कब? प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा का काम करती है, ये वॉल होती है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये वॉल क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक पानी के अंदर गल जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब ये वॉल नष्ट हो जाएगी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर, बाद में ये अंकुरित होके एक नए पादप का निर्माण करेगी, नए थैलस का निर्माण करेगी। इस प्रकार इसके में इन दोनों में डिफरेंस होता है। एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर के अंदर ये अंतर होता है। ठीक बच्चों, तो ये तो हो गया अपने जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा अलैंगिक जनन। अब तीसरा आता है एकाइनिट्स के द्वारा। किस, कौन सा? एकाइनिट्स के द्वारा। एकाइनिट्स, बाई एकाइनिट्स। एकाइनिट्स क्या होते हैं? ये इसे हिंदी में निश्चेष्ट बीजाणु भी कहा जाता है। क्या? निश्चेष्ट बीजाणु भी कहा जाता है। एकाइनिट्स को निश्चेष्ट बीजाणु कहा जाता है। ये कुछ विशेष प्रकार की शैवालों में होता है
मुख्य रूप से एकाइनिट्स के द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, कि छोटा क्वेश्चन भी आता है कि 1 नंबर का, कि निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनिट्स के द्वारा किसके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन सी जो शैवाल है जिसके अंदर एकाइनिट्स के द्वारा लैंगिक जनन होता है, वो है वाउचेरिया। वाउचेरिया। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि एकाइनिट्स के द्वारा अलैंगिक जनन शैवालों में किस प्रकार होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, एकाइनिट्स के द्वारा इस प्रकार की कोई शैवाल है, जैसे शाखित शैवालों के अंदर इस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार की कोई शैवाल है, मान लो ये शैवाल है, ये शैवाल, ये इस प्रकार की ये शैवाल है। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो इसका प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य होता है, जब जल के अंदर भोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो ये जो सेल होती है, ये भोजन एकत्रित करके नए नए खंडों में विभक्त हो जाती है। इसके अंदर नए नए खंडों में विभक्त हो जाएगी, जैसे कि ये नए नए खंडों में ये शैवाल क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार से। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, ये अवस्था क्या कहलाएगी, ग्रोंगोशिरा अवस्था। कौन सी, ग्रोंगोशिरा अवस्था। ये ग्रोंगोशिरा अवस्था कहलाती है बच्चों। इस प्रकार के जो बीजाणु बनते हैं, जब जल के अंदर भोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये भोजन एकत्रित करके और अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाता है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, ग्रोंगोशिरा अवस्था कहलाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये ग्रोंगोशिरा अवस्था क्या होती है। तो ग्रोंगोशिरा अवस्था क्यों कहा जाता है, इसका नाम से स्पष्ट है कि एक शैवाल होती है जल के अंदर, उसका नाम होता है ग्रोंगोशिरा। देखने पर यह संरचना ग्रोंगोशिरा शैवाल के समान दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये ग्रोंगोशिरा शैवाल नहीं होती। ये हकीकत के अंदर एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार की अवस्था को ग्रोंगोशिरा अवस्था कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है, ये ग्रोंगोशिरा शैवाल के समान होती है, इसलिए इसका नाम ग्रोंगोशिरा अवस्था पड़ा। जब ये एकाइनिट्स जो बने हुए हैं ना, एकाइनिट्स, ये जब सेल वॉल के फटने पर, कौन सी, सेल वॉल के फटने पर ये क्या होते हैं, ये एकाइनिट्स जल में मुक्त हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, जल में मुक्त हो जाते हैं। ये एकाइनिट्स क्या होते हैं, जल में मुक्त हो जाएंगे। जब ये एकाइनिट्स जल में मुक्त होते हैं, तो ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर, मान लो ये एकाइनिट्स है, क्या है ये, एकाइनिट्स, तो ये अनुकूल अवस्था आने पर वृद्धि करके एक नए थैलस का निर्माण करेगा। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है, बाई एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बच्चों, अब नया टॉपिक लेते हैं। अब एक आता है सिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, सिस्ट के द्वारा। अभी आपने ये पढ़ा एकाइनेट्स के द्वारा, सेम थोड़ी सी पोजीशन वही बनती है एकाइनेट्स वाली।
एकाइनिट्स वाली पोजीशन ही बनती है। जिस प्रकार ये मान लो, मैं आपको एक बताता हूं, ये सवाल है, इसके अंदर जो एकाइनेट्स बनते हैं, ये एकाइनेट्स बन गए। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में होता है तो क्या होता है, वो भोजन अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है और ये एकाइनेट्स बन जाते हैं। जब ये एकाइनेट्स बनते हैं तो कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये एकाइनेट्स क्या होते हैं, एक मैं अलग से चित्र बना के दिखाता हूं। जो जैसे ये एकाइनेट्स है, ये एकाइनेट्स है, इस एकाइनेट्स का खुद का जीव द्रव्य अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाता है। जैसे ये 2 खंडों में विभक्त हो गया, है ना। फिर ये क्या होता है, 4 खंडों में विभक्त हो जाता है, ये 4 खंडों में विभक्त हो जाता है। फिर ये 8 खंडों में विभक्त हो जाता है। तो इसका जो जीव द्रव्य है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, वो अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाता है। ये एकाइनेट्स, ये एकाइनेट्स क्या होता है, अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाएगा। अब अलग अलग खंडों में विभक्त हो गया तो ये इस पोजीशन को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन। तो बच्चों, सिस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन आपके आया समझ में? सिस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन मतलब कोई भी सवाल है, कोई भी क्या है, सवाल है, सवाल के अंदर जो एकाइनेट्स बनते हैं ना, तो वो पर्याप्त भोजन की मात्रा में बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि एकाइनेट्स भी क्या होता है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर इस एकाइनेट्स का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाएगा। अब ये क्या हो गए, सिस्ट बन गई। अब ये सिस्ट क्या होती है, जब इसकी ऊपर की भित्ति के या वाल के टूटने से ये सिस्ट बाहर आ जाएंगे जल के अंदर। ये जल में क्या हो जाते हैं, जल में मुक्त हो जाते हैं। ये जल में मुक्त हो गए। अब ये जल में मुक्त होने के बाद में अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित हो गए, नए पादप का निर्माण करेंगे। आई गई बच्चों समझ में? मतलब सिस्ट का मतलब पहले एकाइनेट्स बनेंगे, एकाइनेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो विभक्त हो जाएगा, वो बार बार समसूत्री के विभाजन के द्वारा अलग अलग खंडों में बंट जाएगा। अलग अलग खंडों में जब ये बंट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है, इस पोजीशन को। और ये सिस्ट जल के अंदर मुक्त होने के बाद में एक नए थैलस का निर्माण करता है। तो ये हो गया बच्चों सिस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट अपना आता है पुत्री सैमंडल के द्वारा, पुत्री सैमंडल के द्वारा, डॉटर कॉलोनी के द्वारा। किसके द्वारा, डॉटर कॉलोनी के द्वारा या पुत्री सैमंडल के द्वारा। पुत्री सैमंडल के द्वारा। ये बच्चों कई बार क्या होता है, पुत्री सैमंडल के द्वारा अलैंगिक जनन ज्यादातर वोल्वोक्स में देखने को मिलता है। कौन सी शैवाल के अंदर, वोल्वोक्स के अंदर। वोल्वोक्स में देखने को मिलता है। वोल्वोक्स को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं। वोल्वोक्स का इस प्रकार की संरचना होती है, वोल्वोक्स में इस प्रकार की संरचना होती है। ये आपने सीनियर की बुक में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वोल्वोक्स।
जो इसके अंदर क्लेमाइडोमोनास की तरह संरचना पाई जाती है। किस शैवाल की तरह? क्लेमाइडोमोनास की तरह संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की एक संरचना होती है वॉलवॉक्स की। अब इसमें क्या होता है कि एक सेल वृद्धि करके और एक बड़ी सेल के अंदर बदल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? गोनेडिया। क्या कहा जाता है? गोनेडिया। और जब बहुत सारी बन जाती है तो उसे बोला जाता है गोनेडियम। गोनेडियम बोला जाता है। तब ये सेल गोनेडियम बनेगी या गोनेडिया के अंदर परिवर्तित होगी। मान लो ये सेल गोनेडिया के अंदर बदल रही है, तो ये सेल आकृति में ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसको फ्लैजिला की सहायता से समझा जा सकता है। जब ये बड़ी होगी आकार में, तो क्या होगा? इसका जो फ्लैजिला होगा वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ये आकार में बड़ी हो जाएगी और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा? बार बार विभक्त होके क्या बनाएगा? एक नई सेल बना, एक नई पुत्री सैमंडल का निर्माण करता है। सेम टू सेम अपनी जैसी एक आकृति इसके अंदर बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है पुत्री सैमंडल के द्वारा अलैंगिक जनन। ये ज्यादातर इसके अंदर वॉलवॉक्स के अंदर ही होता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से चर्चा जब अपने वॉलवॉक्स करेंगे तब इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अपने को इतना ही बताना है, डॉटर कॉलोनी या पुत्री सैमंडल के द्वारा में ये इस प्रकार का अलैंगिक जनन ज्यादातर वॉलवॉक्स में होता है। इसमें कॉलोनी के अंदर ही क्या होती है? एक कोशिका होती है, वो आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? गोनेडिया कहा जाता है। और ये ज्यादा बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? गोनेडियम कहा जाता है। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, स्वयं का प्रोटोप्लाज्म होता है, वो विभक्त होकर एक नई पुत्री सैमंडल या पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है, बिल्कुल सेम टू सेम अपनी मातृ कोशिका की तरह, मदर सेल की तरह। इस प्रकार जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो वॉलवॉक्स में होता है। और ये जो वो पुत्री सैमंडल है, ये यहां से जब सेल वॉल के फटने से ये बाहर आ जाता है, और जब ये बाहर आएगा तो इसके अंदर क्या होगी? ये इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना होती है जो अपने मातृ कोशिका से इससे आकार में काफी छोटी होती है। इससे आकार में काफी छोटी होती है, ये बाहर आ जाएगी। और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? पुत्री सैमंडल के द्वारा अलैंगिक जनन या डॉटर कॉलोनी के द्वारा। नेक्स्ट आता है चतुष्क बीजाणुओं द्वारा। ये किसके द्वारा? चतुष्क बीजाणुओं के द्वारा। चतुष्क बीजाणुओं को क्या कहते हैं? चतुष्क बीजाणु या टेट्रास्पोर। चतुष्क बीजाणु द्वारा या टेट्रास्पोर के द्वारा। इस प्रकार के जो बीजाणु बनते हैं वो सिर्फ द्विगुणित पादपों में बनते हैं। द्विगुणित शैवालों में बनते हैं। इस प्रकार के जो चतुष्क बीजाणु है, टेट्रास्पोर है, वो किस में बनेंगे? द्विगुणित शैवालों में बनेंगे। और ये जो इसके अंदर जो बनेंगे वो सारे के सारे बीजाणु अचल प्रकृति के होते हैं। अचल प्रकृति के होते हैं, अचल बीजाणु बनते हैं। ये सारे बीजाणु कौन से होते हैं? अचल बीजाणु होते हैं। इन बीजाणुओं के ऊपर इस प्रकार के होते हैं। ये इस बीजाणुओं के ऊपर क्या होता है? फ्लैजिला का
फ्लैजिला का अभाव होता है। इस प्रकार के बीजाणुओं में क्या होता है? फ्लैजिला का अभाव होता है। और ये मेन मुख्य बात ये है कि ये HL बीजाणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ये HL बीजाणु क्या होंगे? अगुणित होंगे। तो इसमें समझने वाली बात है कि जो चतुष्क बीजाणु है या टेट्रास्पोर है वो किस में बनेंगे? द्विगुणित शैवालों में। द्विगुणित शैवालों में ये बीजाणु किस प्रकार के होंगे? HL बीजाणु होंगे। HL बीजाणु किस प्रकार के होंगे? अगुणित होंगे। तो ये अगुणित होंगे और ये नए पादप का निर्माण करते हैं। इससे मेल और फीमेल दो प्रकार के पादपों का निर्माण होता है। तो ये आज अपना टॉपिक यही खत्म होता है, जो जनन का। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा आवास। जो शैवालों का सामान्य आवास है वो है शैवालों के सामान्य आवास के बारे में थोड़ा बच्चों आप पहले पढ़ के आना, ताकि पढ़ने में आपको ज्यादा भी मजा आएगा है? तो ये अपना लैंगिक, अलैंगिक जनन और सामान्य विशेषताएं ये सारे खत्म हो जाते हैं। आपके बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि शैवालों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो थोड़ा इसे ध्यान करना। ये बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन C के अंदर। ठीक है, तो ओके।